नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। हम इंडिया के लोग में आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूं आपका अपना स्पेशल बुलेटिन हम इंडिया के लोग। हम इंडिया के लोग में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों की, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की, बात करेंगे कानपुर के लोगों की, बात करेंगे हरदोई के लोगों की, बात करेंगे पंजाब के लोगों की। हम इंडिया के लोग में बात होगी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से पाबंदियां लगा दी गई, उससे एक बात तो साफ है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों मिलकर डराने लगे हैं। देश के कई राज्यों में भी ओमिक्रॉन की दहशत फैल गई है। कहीं है लॉकडाउन की आहट तो नहीं। हम इंडिया के लोग में वो खबरें जिससे आपका सीधा नाता है, वो खबरें जो हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं। तो बस बने रहिए अगले 60 मिनट मेरे साथ। आम लोगों से की जिंदगी से जुड़ी बड़ी खबरें आम लोगों के नजरिए से देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई पाबंदियों की घोषणा की। दिल्ली मेट्रो और बसों में अब 50% क्षमता के साथ ही लोग यात्रा कर पाएंगे। साथ ही सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए। वहीं ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 653 हो गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर 21 राज्यों में फैल चुका। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर बढ़ते ही केजरीवाल सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के येलो अलर्ट जारी करने की घोषणा कर दी है। इसके तहत शहर में कोरोना प्रसार रोकने के लिए कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इन पाबंदियों का सबसे बड़ा असर मेट्रो सेवा पर पड़ेगा। फिलहाल पूरी क्षमता के साथ चल रही मेट्रो में 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। दिल्ली में कई पाबंदियों का ऐलान किया गया है। इनमें दो चीज़ है। देखिए, हम येलो अलर्ट हमने लगा लिया, बट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट कर्फ्यू का जैसा मैंने आपको बताया कि उस तरह से प्रैक्टिकली उसका बहुत फ़ायदा नहीं होगा। वो एक सांकेतिक है। एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि अच्छा फिर से केसेस बढ़ना शुरू हो गए और हमें सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस करना है। जो हमारी जीविका है, लाइवलीहुड और लाइव्स, दोनों को बैलेंस रखना है। तो हम ऐसा भी नहीं चाहते कि आगे रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा बढ़े, लॉकडाउन ज़्यादा बढ़े। पालन सख्ती से हो सारे नियमों का, पर हाँ, इस तरह की कोई चीजें ना हो जिससे लोगों की लाइवलीहुड अफेक्ट हो, उनकी जीविका अफेक्ट। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया, जो पहले रात 11 बजे से था। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए। स्पा, जिम, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए गए। मॉल में दुकानों को ऑड इवन आधार पर खोला जाएगा। दिल्ली मेट्रो और बसों का परिचालन 50% बैठने की क्षमता के साथ किया जाएगा। मेट्रो और बसों में किसी यात्री को खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी। प्राइवेट ऑफिसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम होगा। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे, जबकि बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। पिछले कुछ दिनों से
कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी तेज़ी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस बार, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो मोस्टली माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं। अधिकतर केसेस में ना तो अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ना आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, ना वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही माइल्ड केसेस हैं और बहुत ही एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, बहुत सारे। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोविड ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान के तहत येलो अलर्ट प्रभावी होने के साथ ही दूसरी पाबंदियां भी लागू होंगी। आगे अगर संक्रमण दर बढ़ती है तो उसी क्रम में पाबंदियां भी सख्त होती जाएंगी। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक में कोविड के हालात की समीक्षा करने के बाद कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले, इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा 2 दिन तक लगातार तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल 1 आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा 2-3 दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल 1 जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग थक चुके हैं, 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने खतरनाक रफ्तार पकड़ ली। सोमवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज हुए, जिसमें कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो गई। सोमवार को गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दी थी। ओमिक्रॉन अब तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। दिल्ली में सोमवार को ओमिक्रॉन के रिकॉर्ड 63 नए केस मिले, जो कि देश के किसी भी राज्य में एक दिन में मिले नए ओमिक्रॉन मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। राष्ट्रीय राजधानी में अब कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 165 हो गई है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। केंद्र ने कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में एक बार फिर बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना अब विकराल रूप ले चुका है। इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती बढ़ाई है, कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं और कोरोना जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजधानी में फैल रहा है उसके मद्देनजर येलो अलर्ट भी लागू किया। लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली के पालिका बाजार में मैं मौजूद हूँ, हल्की हल्की बारिश की फुहारें हो रही हैं, लेकिन बावजूद उसके भी जो लोगों का मूवमेंट है वो यकीनन बरकरार है और आमजन जो है वो लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना बाज़ारों में उमड़ रहा है और भीड़ बढ़ा रहा है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से कोरोना अब वापस से एक बार फिर अपना विकराल रूप ले चुका है, लेकिन आमजन अब बेखौफ हो गए हैं और उन्हें कोरोना का डर नहीं है। और ये जो तस्वीरें ये यही बयां करती है कि राष्ट्रीय राजधानी में भले ही येलो अलर्ट दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया हो, लेकिन आम जनता अब कोरोना से बेखौफ हो गई है और अपनी जान को जोखिम में डाल रही है और खुला निमंत्रण इस महामारी को दे रही है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। और ये तस्वीरें जो हैं ये वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। दूसरी ओर देश में 10 जनवरी से गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज लगेगी। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया कि डोज लेने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। हालांकि मंत्रालय ने ये कहा कि ऐसे लोगों को डोज लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कार्बोवैक्स
कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। मोलनुपिराविर एक एंटीवायरल दवा है। इसका इस्तेमाल आपात स्थिति में ही करने की इजाजत होगी। नए साल से पहले आवाजाही और भीड़ पर पाबंदियों को लेकर राज्य सरकारें कई कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। जाहिर है देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और अब बात रीवा के लोगों की, बात रीवा के सांसद जी की। रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा के मुंह से जो बात निकली वो दूर तलक जाएगी, क्योंकि बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा ने करप्शन की नई परिभाषा गढ़ दी है और ग्राम प्रधानी में करप्शन का पैमाना भी सेट कर दिया। अब सोचिए, अगर खुद ही माननीय जी करप्शन को बढ़ावा देंगे तो फिर क्या होगा। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। नेताजी की करप्शन वाली पाठशाला। सांसद जी घोटाले का ऐसा कूड़ा गणित समझा रहे थे कि हर कोई हैरान था। और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बीजेपी सांसद ने भ्रष्टाचार वाली थ्योरी किस किताब में पढ़ी है और इनको पढ़ाने वाला टीचर कौन है। 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। जनार्दन मिश्रा एक जनसभा में सरपंचों के भ्रष्टाचार की वकालत करते हुए नजर आए और सरपंचों के 15 लाख तक के घोटाले को जायज ठहरा रहे। आप खुद ही सुन लीजिए। और 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। क्यों कि 7 लाख दूसरे ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है, यह समाज की नंगी तस्वीर है। और उसी क्रम में फिर आप सीढ़ी चढ़ते जाइए। नेताजी का बयान आपने सुना। नेताजी अपने बयान में समाज की तस्वीर दिखा रहे हैं और घोटाले की उस सीढ़ी को भी बता रहे हैं जिस पर प्रधान से लेकर नेता और अफसर तक सभी चढ़कर भ्रष्टाचार से काला साम्राज्य खड़ा करते हैं। एक बार सांसद महोदय के बयान को फिर से सुनिए। और 5 लाख खर्च करने के बाद जो सरपंच हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे सामने आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार अगर किया है तो भाई हमसे बात मत करो। 15 लाख के आगे अगर वो कर रहा है तो ठीक है, हम उसका भ्रष्टाचार जारी मानेंगे। क्यों कि 7 लाख दूसरे ही चुनाव में लगाया, 7 लाख लगा के चुनाव जीता और 7 लाख रुपए अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए। महंगाई बढ़ेगी तो 1 लाख और जोड़ लो तो 15 लाख तो हो गए। 15 लाख के आगे अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है। यह परिस्थिति है, यह समाज की नंगी तस्वीर है। और उसी क्रम में फिर आप सीढ़ी चढ़ते जाइए। अब आप ही सोचिए, अगर सांसद जी का हिसाब किताब लगाएं तो छोटे से गांव के एक प्रधान का 15 लाख तक का भ्रष्टाचार कुछ नहीं है। तो इस लिहाज से एक सांसद के घोटालों की रकम तो करोड़ों में होगी। खुद नेताजी
सांसद निधि से कितने करोड़ के घोटाले को जायज करार दे सकते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि नेताजी खुद ही घोटाले की सीढ़ी गिना रहे हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र का बयान पर विपक्ष बिफर पड़ा और बीजेपी बगले झांक रही है। देखिए, असल में क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का उपहास कर रहे हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि काले धन जब वापस आएगा तो 15 लाख सबके खाते में भेजा जाएगा, तो वो भेज नहीं पाए हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करके वो 15 लाख रुपया लाओ और अपना पैसा उस तरह से एकत्रित करो। ये अपना खुद हास्य का पात्र बने हुए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले उनका एक बयान खूब वायरल हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या वाकई में घोटाले की चेन प्रधान से लेकर मंत्री और संतरी तक जुड़ी हुई है, क्योंकि सांसद महोदय तो खुद कानून निर्माताओं में से एक है। अब इनकी बात पर भला कैसे भरोसा नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि जनता का भरोसा लगातार नेता नगरी के लोग खो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। हम इंडिया के लोग में अब बात राजस्थान के लोगों की, बात उस शहर की जहां देश के कोने कोने से बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं। बात उस शहर के लोगों की जो दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, लेकिन इसी दूषित पानी को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक अधिकारियों पर बिफर गए और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने का अनोखा तरीका अपना लिया। बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने जलदाय विभाग के अधिकारी को वही पानी जबरदस्ती पिला दिया जो इलाके के लोग पीने को मजबूर हैं। भला इस तरह से कोई पानी पिलाता है? अरे भाई, पानी पिलाने का कोई सलीका भी तो होना चाहिए। नेताजी अधिकारी को पानी पिला रहे थे और कार्यकर्ता जयकारे लगा रहे थे। तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं और ये पूरा मामला जलदाय विभाग के कार्यालय का है, जहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता महेश जांगिड़ को जबरन फ्लोराइड युक्त पानी पिलाया। सोमवार को बीजेपी के पूर्व विधायक लाटपुरा के लोगों के साथ जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदूषित पानी की समस्या लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारी को वही पानी पिलाया जो आम जनता रोज पीने को मजबूर है। राजस्थान के कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने गंदे पानी आने की शिकायत पर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही जो गंदा पानी आ रहा था वो जलदाय विभाग के अधिकारी को ही जबरन पिला दिया। उनका आरोप है कि कोटा में 300 कॉलोनियों में चंबल का पानी नहीं आ रहा, पानी सफिशिएंट मात्रा में है, बावजूद उसके पानी स्वच्छ पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा और इसी मांग को लेकर दादाबाड़ी जलदाय विभाग के कार्यालय पे प्रदर्शन किया गया। वहां पर पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही गंदा पानी जलदाय विभाग के एक अधिकारी को टेस्ट करवा दिया, जबरन पिलाया गया। इस दौरान लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पूर्व विधायक नहीं माने। बीजेपी के पूर्व विधायक लोगों के साथ दादाबाड़ी स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे और पानी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व विधायक राजावत ने चेंबर में मौजूद विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता को खुद बोतल से फ्लोराइड युक्त पानी पिलाकर अपना विरोध जताया। वहीं विधायक ने अधिकारी को चेतावनी भी दी, मामला नहीं सुलझा तो कोटा को बंद करने की धमकी भी दी। जलदाय विभाग की लापरवाही का महत्वपूर्ण मामला है। कोटा शहर में चंबल में अथाह पानी है, लेकिन कोटा शहर की लगभग 300 कॉलोनियाँ और 50 बहुमंजिले इमारतें मल्टी स्टोरी, इनमें चंबल के पानी का कनेक्शन नहीं है और लाखों लोग फ्लोराइड का पानी पी रहे हैं। चंबल का शुद्ध पानी उनके पास नहीं पहुंच रहा।
राजस्थान के कोटा जिले के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार मामला लोगों से जुड़ा है, लिहाजा नेताजी की वाहवाही हो रही है। लेकिन उनके तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक सरकारी अफसर के दफ्तर में घुसकर उसे जबरदस्ती दूषित पानी पिलाना कहां तक सही है, और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सवाल उन अधिकारियों से भी है जो जनता को प्रदूषित पानी पीने पर लाचार करते हैं और फिर उनके साथ वही होता है। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वाकई में इलाके में दूषित पानी आ रहा है तो ये परेशानी जल्द ठीक होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार किया। मुल्तानी को ही लुधियाना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया। जसविंदर पर कथित तौर पर अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप किया है। जसविंदर सिंह मुल्तानी ने ही सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता बलबीर सिंह रजेवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए उसने जीवन सिंह नाम के शख्स को भड़काया था। हालांकि उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान पहली बार मुल्तानी का नाम किसी केस में स्पेशल सेल के सामने आया था। लुधियाना कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट में 23 दिसंबर को बम धमाका हुआ था। आज कांग्रेस पार्टी 137 साल की हो गई। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले तो कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा, उसके बाद केंद्र सरकार पर जमकर वार भी किया। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को अपना इतिहास ध्यान से पढ़ने की नसीहत दे दी। कांग्रेस में जान फूंकने के लिए शायद सोनिया गांधी को इसी दिन का इंतजार था। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश तो भरा ही मोदी सरकार को भी निशाने पर ले लिया। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर देश की बुनियाद को कमजोर करने का आरोप भी लगाया और गंगा जमनी संस्कृति को बर्बाद करने का भी। भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुटलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। साल 2021 खत्म होते होते सोनिया गांधी के आक्रामक रुख से सियासी माहौल गर्मा गया है। अगले साल यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी हमले और तीखे होते जा रहे हैं। आज की डेट में कांग्रेस का मतलब है विभाजन, आज की डेट में कांग्रेस का मतलब है जहर, आज की डेट में कांग्रेस का मतलब है तुष्टीकरण। कांग्रेस की पूरी राजनीति केवल विभाजन, समाज को विभाजित करने, समाज में जाति धर्म भाषा क्षेत्र का जहर घोलने और समाज को बिगाड़ने पे है। कांग्रेस इज मदर ऑफ करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड कन्वर्जन। कांग्रेस सपोर्ट्स करप्शन, क्राइम, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड कन्वर्जन। और सबको पता है कि कांग्रेस की स्थापना किस लिए हुई थी। महुआ में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार तंज कस दिया। और ये इटली वाले माँ और बेटे की तरह की कांग्रेस की लिमिटेड कंपनी नहीं है। वस्त्रान भाई सोनिया जो कहे सो बोलो ना, वस्त्रान भाई और सोनिया जो कहे सो सही, वो सब मानते हैं। मिशन 2022 से पहले सियासी हमलों का दौर लगातार जारी है। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाला, तो बीजेपी की तरफ से सांसद साक्षी महाराज ने सोनिया गांधी ने बीजेपी पर देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की तोहमत लगा दी। तो साक्षी महाराज ने कांग्रेस को माँ बेटे की कंपनी करार दे दिया। चुनावी माहौल में सियासतदानों के एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं।
अब ये पब्लिक को तय करना है कि किसके आरोपों में दम है और किसके आरोप निराधार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और हम इंडिया के लोग में अब बात ऐसे शख्स के हौसले की, बात उस शख्स के जज्बे की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक इंसान जो दिव्यांग है, उसके हाथ और पैर दोनों सही नहीं हैं, इसके बाद भी उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कान है। वो दिल्ली की सड़कों पर मॉडिफाइड रिक्शा चला रहा है। रिक्शे में हैंडल, एक्सीलेटर और ब्रेक भी दिया गया है। अब इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इसका वीडियो शेयर किया। आनंद महिंद्रा ने शख्स को लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट का जॉब भी ऑफर किया है। वीडियो में दिख रहा शख्स किसी के सवालों का हंसते हुए जवाब दे रहा है। उसने बताया कि उसकी मॉडिफाइड गाड़ी में स्कूटर का इंजन लगा है, सामने की तरफ बाइक का हेडलैम्प लगा है। हाथ नहीं होने के बाद भी वो गाड़ी के हैंडल को बड़ी आसानी से मोड़कर दिखा रहा है, एक्सीलेटर देकर और ब्रेक लगाकर भी दिखा रहा है। हैंडल के एक साइड में स्विच दिया गया है जिसे दबाने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बाद में वो इस गाड़ी को बिंदास अंदाज में चलाकर निकल जाता है। और हम इंडिया के लोग में अभी एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के पास से 250 करोड़ का कैश मिला तो यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। यूपी चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी रकम की रिकवरी के बाद यह सियासत का मुद्दा बन गया। चुनावी मैदान से बीजेपी और समाजवादी पार्टी पीयूष जैन को एक दूसरे का सहयोगी बता रही हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये 250 करोड़ हैं किसके। समाजवादी पार्टी का कहना है केंद्र की नोटबंदी फेल हुई, पीयूष जैन इनके संबंधी हैं, तो बीजेपी कारोबारी को समाजवादी का मित्र बता रही है। $250 किलो चांदी किसकी है? 25 किलो सोना किसका है? 2000 के नोटों से भरी 9 बोरियां किसकी हैं? एक और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से दौलत मिलने का सिलसिला जारी है। करोड़ों का कैश मिल रहा है, सोने चांदी की सिल्लियां मिल रही हैं, तहखाने में हर तरफ दौलत की भरमार है। इतनी दौलत की घर सोने की लंका लग रही है। तो दूसरी ओर इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इत्र कारोबारी को समाजवाद का मित्र बता रही है। अखिलेश पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे बीजेपी की नाकामी साबित करने पर तुले हैं। वो केंद्र की नोटबंदी वाले फैसले को फेल बता रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आपका जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। विजय रथ यात्रा से अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा तो गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई और मुख्यमंत्री योगी ने कानपुर की रैली से हुंकार भरी, सपा को आड़े हाथों लिया, सवाल खड़े किए। पूछा जा रहा है कि ये 250 करोड़ किसका है? जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई, भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले हैं,
ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है, 250 करोड़ रुपया। स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। यूपी चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी कैश रिकवरी के बाद ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया। चुनावी मैदान में दो प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पीयूष जैन को एक दूसरे का सहयोगी बताना शुरू कर दिया। सवाल बड़ा है कि आखिर ये पैसा आया कहां से? तहखानों की दरों में रखा ये खजाना आखिरकार किसने छुपाया? सवाल कई हैं, नदारत है तो जवाब। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हम इंडिया के लोग में अब बात कानपुर की। कानपुर के लोग काफी दिनों से मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। आज पीएम मोदी ने मेट्रो की शुरुआत की। शहर के लोगों का सफर अब आसान कर दिया। पीएम मोदी ने आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कानपुर के लोगों के जहन में एक ही बात कौंध रही थी, क्या पीएम मोदी कारोबारी पीयूष जैन के बारे में कुछ बोलेंगे? लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले तो बात दूर तलक गई। पीएम ने कहा 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र समाजवादी पार्टी ने यूपी में छिड़का था वो सबके सामने आ गया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की। ये ठग्गू के लड्डू के यहाँ क्या लिखा होता है, ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं। अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को कई बड़ी सौगातें दी। आईआईटी के 54वें दीक्षांत समारोह में कानपुर पहुंचे पीएम मोदी ने एक ओर जहां छात्रों को डिजिटल डिग्री और पदक प्रदान किया, वहीं शहर में मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत भी की। साथ ही कई दूसरी बड़ी परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी सबसे पहले आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। समारोह में संस्थान के छात्र छात्राओं को पहली बार डिजिटल डिग्री दी गई। इस डिजिटल डिग्री को दुनिया में कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो सोच और एटीट्यूड आज छात्रों का है, वही एटीट्यूड आज देश का भी है। पहले अगर सोच काम चलाने की थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की। उन्होंने कहा कि पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। पहले अगर सोच काम चलाने की होती थी, तो आज सोच कुछ कर गुजरने की, काम करके नतीजे लाने की है। पहले अगर समस्याओं से पीछा छुड़ाने की कोशिश होती थी, तो आज समस्याओं के समाधान के लिए संकल्प लिए जाते हैं। समाधान वो भी स्थायी, स्टेबल सॉल्यूशंस। आत्मनिर्भर भारत इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, हम सभी ने देखा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो के पहले फेज की शुरुआत। ये आईआईटी कानपुर से मोती झील तक पूरा 9 किलोमीटर लंबा रूट है। 9 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 9 स्टेशन हैं। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है और इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है।
उद्घाटन से पहले पीएम ने आईआईटी से गीतानगर स्टेशन तक मेट्रो से यात्रा की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कानपुर में कारोबारी के घर से 250 करोड़ रुपए से अधिक रुपए की बरामदगी को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, सपा के लोग हर काम का क्रेडिट लेते हैं। कानपुर में भर भर के बक्से मिले हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र इन्होंने यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया, लेकिन वो क्रेडिट लेने नहीं आ रहे। नोटों का जो पहाड़ सबने देखा, यही उनकी उपलब्धि है और यही उनकी सच्चाई है। सीएम योगी ने भी सपा के शासनकाल में माफिया राज को लेकर हमला बोला। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। भाइयों बहनों, एक कानपुर कभी प्रदेश और देश का प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई, अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। पीएम मोदी ने 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना की क्षमता लगभग 34.5 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी तक फैली इस परियोजना को 1500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। इस क्षेत्र में बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंचाने में मदद मिलेगी। जाहिर है, मेट्रो और पाइपलाइन परियोजना यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रामबाण साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, और हम इंडिया के लोग में अब बात समाजवादी लोगों की, बात अखिलेश के लोगों की। अखिलेश उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को मथ रहे हैं। अखिलेश का समाजवादी रथ उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं को कवर करेगा। अखिलेश यादव ने उन्नाव में सीएम योगी पर प्रहार किया और कन्नौज में हुई छापेमारी पर भी बीजेपी पर तंज कसा है।
उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सियासतदानों की हुंकार है। मिशन 2022 में जुटे अखिलेश यादव यलगार कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार पर लगातार हुंकार भर रहे हैं। उन्नाव में जुटी भीड़ को देखकर अखिलेश यादव हुंकार भर रहे थे। उन्नाव के लोगों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने कई वादे किए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वोटर्स को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने कई ऐलान किए। उन्नाव के जीआईसी मैदान में सभा में अखिलेश यादव ने वादों का पिटारा खोल दिया। यहाँ बड़े पैमाने पे हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, साइकिल से चलते हैं। कभी कभी एक्सीडेंट से उनकी जान चली जाती है। इसलिए साइकिल से अगर एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी, तो समाजवादी सरकार बनने पर उसको 5 लाख रुपए देने की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव यूपी की सभी विधानसभाओं में समाजवादी विजय रथ लेकर निकले हैं और रैलियों में जुटी भीड़ को देखकर अखिलेश यादव लगातार 2022 में समाजवादी सरकार बनने के दावे कर रहे हैं। हर रैली में अखिलेश 22 में बाइसिकल के दावे कर रहे हैं। और भविष्यवाणी समझ लो, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पूरी तरीके से किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग तैयार हैं इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। ये वही जगह है जहां पर हजरत मोहानी जी ने जन्म लिया और इंकलाब का नारा दिया। उन्नाव में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया, उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। जो पीयूष जैन जिनके घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई। पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। देश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दावे किए जा रहे हैं और चुनावों में अब अखिलेश यादव कोरोना की दूसरी लहर की बात याद दिला रहे हैं। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की वजह से हुई मौतों का आंकड़ा गिना रहे हैं और लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के तांडव की बात किसी भी रैली में करने से चूक नहीं रहे। जब बीमारी आई थी, आप और हम लोग परेशानी और तकलीफ में दवाई ढूंढते रहे। जिन घर परिवार के लोगों को बीमारी हो गई, वो जाकर के अस्पताल के चक्कर काटते रहे, भागते रहे। ये सरकार ने कोई मदद नहीं की। जब दवाई की जरूरत थी, दवाई नहीं दे पाई। जब गरीब को बिस्तर की जरूरत थी, बिस्तर नहीं दे पाई। और जिस समय गरीब को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई। अगर कोई जिम्मेदार था उस समय बीमारी के समय हमारे गरीबों की मदद करने के लिए, तो सरकार को मदद करनी चाहिए थी। सरकार ने अनाज छोड़ दिया लोगों को। ये सरकार वो है जो दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई। और केवल उन्नाव नहीं, इलाहाबाद की तस्वीरें देखी होंगी, गंगा के किनारे गाजीपुर की तस्वीर देखी होंगी, लाशें बहती चली गई। अगर कोई दोषी था और किसी के कारण जान गई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, सरकार की जिम्मेदारी थी। अखिलेश यादव एक ओर तो विजय रथ लेकर निकले हैं और दूसरी ओर वो लगातार छोटे दलों को साइकिल पर बिठाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव एक और छोटी पार्टियों से गठबंधन करके साइकिल के कलपुर्जों को दुरुस्त कर रहे हैं
तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 12% ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अखिलेश लगातार कोशिश कर रहे हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से बीजेपी का विजय रथ देश के साथ साथ यूपी में जिस तरह से घूम रहा है, उसे देखते हुए अखिलेश विजन 2022 के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी अखिलेश का 22 पे बाइसिकल वाला सपना पूरा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों में आरोपों का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई में एक रैली में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अमित शाह समाजवादी पार्टी के ABCD का मतलब भी जनता को समझाने लगे। साथ ही जनता से उन्होंने सवाल भी किए। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी की ABCD अलग है। उनके लिए A का मतलब अपराध और आतंक, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन और D का मतलब दंगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फिर 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। ये विजय सपा बसपा का सूपड़ा साफ करने वाली विजय होगी। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी ABCD पर पानी फेरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। JP नड्डा ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल में 700 दंगे हुए। यही इनका खानदान है। इनके पास खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग हैं। नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि CM रहते हुए अखिलेश यादव ने 15 आतंकवादियों के मामले वापस करवाए, जबकि कोर्ट भी इसके खिलाफ था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में लंबे समय तक रही समाजवादी पार्टी का इतिहास ही निराला है। हर जिले में इनके 1-2 बाहुबली हैं। इनके साथ ही दंगे और भ्रष्टाचार सपा के राज में चरम पर रहे। बीजेपी सरकार में आज पूरा उत्तर प्रदेश दंगा रहित है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव कभी कभी यात्रा में निकलते हैं, फिर क्वारंटीन हो जाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने का फैसला लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव को निरस्त करने का फैसला किया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों को निरस्त करने का फैसला लिया है। और हम इंडिया के लोग में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम इंडिया के लोगों की खबरें लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।